वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये नवीनतम मॉडल पेपर है आपका सोशियोलॉजी का, यानी कि समाजशास्त्र का, जिसके अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उनका परिचय। आपके पेपर का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके यही जो है पाठ्यक्रम संकलित है, तो इसी के बारे में हमको मूल रूप से पढ़ना है। बीए प्रथम सेमेस्टर में सब्जेक्टिव टाइप का यह मॉडल पेपर है आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चर्चा करते हैं। और भी मॉडल पेपर इससे पहले अपलोडेड है आपके 2022 वाले, उनको जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। प्लेलिस्ट में मैंने सारे जो है मॉडल पेपर की जो है चीज़ें जो है उसको मैंने रख दी है। 2022 में जितना भी मैंने पढ़ा था सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है, इसीलिए मैंने उसको भी प्लेलिस्ट में सम्मिलित कर दिया है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। बीए प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी 2023 की परीक्षाओं के लिए समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जानना है। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ मिलेगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से हमको क्या करना है भाई? खंड आ से हमको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, जिनके प्रश्न लगभग आपके 10 होते हैं। 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर को आपको देना अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। आपको बता दूं पैटर्न अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारा का सारा आपको बताऊं कि लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं सेम ही होते हैं। तो क्वेश्चंस को लेकर के अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। समाजशास्त्र की परिभाषा को लेकर के, उसके अर्थ को लेकर के एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो समाज और शास्त्र, ये जो शब्द है ये बना है किससे? सोशियोलॉजी शब्द से। किससे बना है भाई? सोशियोलॉजी शब्द से बना है, ठीक है। सोशियोलॉजी जो शब्द बना है सोशियस, ठीक है, सोशियस और लोगस शब्द से बना है, ठीक है। किससे बना है? लोगस शब्द से। तो सोशियस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो सोशियस का क्या मतलब होता है? सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इन्हीं दोनों शब्दों के मिलने से क्या बना है? सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियस का मतलब होता है एक प्रकार, सोशियस से बना है एक प्रकार से। सोशियस का मतलब होता है समाज, और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान, ठीक है। समझ में आ रही बातें? तो इस प्रकार से समाज के विज्ञान को हम एक प्रकार से, या शास्त्र को जो समाज का अध्ययन करता है उसको समाजशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से होने के कारण से क्या हुआ है, क्योंकि सोशियस जो है आपका शब्द कहाँ का है? सोशियस शब्द आपका है भाई लैटिन भाषा का, लोगस शब्द है ग्रीक भाषा का। तो यह जो नामकरण हुआ यह अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने किया था। लेकिन उससे पहले जब तक अगस्त काम्ट ने इसको नहीं कहा था, फ्रांसीसी विचारक है अगस्त काम्ट, जब तक उन्होंने नहीं कहा था कि भाई ये समाजशास्त्र है, नाम नहीं दिया था, उससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जे.एस. मिल महोदय ने कहा, जे.एस. मिल महोदय ने कहा कि ये जो शब्द है सोशियोलॉजी के जो बना हुआ है सोशियस और लोगस, ये दोनों शब्द जो हैं क्या हैं? ये अलग अलग स्थानों के हैं। इसी कारण से जे.एस. मिल ने कहा कि ये अवैध जो है एक प्रकार से, अवैध मतलब एक प्रकार से उतना ज़्यादा वैधता नहीं देता है। इसकी जगह अगर हम नाम रखें इथोलॉजी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसके अंतर्गत मानव समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सके। ये बताया था कि किसने? जे.एस. मिल ने, ठीक है। लेकिन जे.एस. मिल की जो ये प्रस्ताव था, जिन्होंने जे.एस. मिल ने क्या सुझाव दिया था? इथोलॉजी शब्द का। तो जे.एस. मिल के सुझाव का क्या हुआ भाई? खंडन हुआ। विद्वान आए तमाम सारे, उन्होंने क्या किया? कटु आलोचनाएं करी जे.एस. मिल की, और इस प्रकार से वो नाम नहीं एक प्रकार से उचित ठहरा। अगस्त काम्टे का सोशियोलॉजी ही नाम जो है आगे बढ़ा। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द को ही उपयुक्त माना और कहा कि जो है प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह हर्बर्ट स्पेंसर अगस्त काम्टे के समर्थन में आ उतरे। तो कुल मिलाकर के विद्वानों में तमाम सारे मतभेदों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखा गया, और एक प्रकार समाजशास्त्र ज़्यादा बेटर नाम रखा गया, और इसीलिए समाजशास्त्र ही इसका नाम ज़्यादा सही है। तो कुल मिलाकर के समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। परिभाषा का मतलब है कि एक आध दो विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषा देनी है।
तो आपको बता दूं कि जब समाजशास्त्र की परिभाषा की बात होती है तो 4 प्रकार के विद्वान आते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा देने वाले। पहले होते हैं जो कि समाजशास्त्र का मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। दूसरे वे विद्वान हैं जो कि यह मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरे वे विद्वान हैं जो मानते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है। और चौथे वे विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। अच्छा, जो पहले विद्वान है यानी कि जो समाज का अध्ययन मानते हैं उनमें नाम आता है भाई किसका, दुर्खीम का नाम आता है, गिडिंग्स का नाम आता है, समनर का नाम आता है, वार्ड का नाम आता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने पूरा विस्तार समझाया। इसके अलावा अगर बात की जाए जो विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं उनमें आपको पता होगा मैकाइवर पेज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बड़े फेमस हैं। उन्होंने कहा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है और इसी को एक प्रकार से ये चीज़ें बताई। इसके अलावा समाजशास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। इसको लेकर के फिर विद्वानों ने एक बताया जो है इसको कहा कि भाई तीसरे विद्वानों आए जैसे कि जॉर्ज सीमेल हो गए, गिन्सबर्ग हो गए, हाबाउस हो गए, इन लोगों ने, ग्रीन हो गए, टीएच ग्रीन, तो इन लोगों ने समाजशास्त्र की सामाजिक अंतर क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषा दी। इसके बाद में जो चौथे प्रकार के विद्वान हैं उन्होंने समूहों का अध्ययन माना समाजशास्त्र को, जिसमें हैरी जॉनसन जो है प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, उन्होंने शुरुआत करी इस अवधारणा की। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। समाज और वार्ड महोदय ने क्या कहा था, वार्ड महोदय जो है समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक मतलब समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये वार्ड का कथन है। तो एक प्रकार से इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे कि समाजशास्त्र समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये वार्ड महोदय ने कहा। इसके अलावा और भी आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। ये बात आप मैकाइवर पेज ने क्या कहा, मैकाइवर पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने, जैसे दुर्खीम ने क्या कहा, दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान समाज की प्रतिनिधि विशेषताओं को स्पष्ट करता है और खासकर सामूहिक चेतना का समावेश होता है सामूहिक प्रतिनिधान में, ठीक है। जेएफ क्यूबर कहते हैं कि समाजशास्त्र को उन्होंने मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से समाजशास्त्र को परिभाषित किया। कुल मिलाकर के समाजशास्त्र जो होता है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ साथ समाज में जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों का भी अध्ययन करता है, समाज की जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उनका भी अध्ययन करता है, सामाजिक संबंध के द्वारा आप देखें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं उन सभी का भी अध्ययन करने के साथ साथ सामाजिक समूहों का, सामाजिक अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो एक प्रकार समाजशास्त्र वह विषय वस्तु है। समझ में आ गई होगी, निश्चित तौर पर आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा हुआ होगा जो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भाई, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बारे में आपसे पूछ रहा है, बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, अच्छा देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र भी पूछेगा तो ये बात ध्यान रखें। समाजशास्त्र की प्रकृति देखिए मतलब अर्ध विज्ञान है एक प्रकार से, पूरा विज्ञान भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। चूंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान इसीलिए लोग कहते हैं चूंकि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात, समाजशास्त्रीय नियम किस सीमा तक सार्वभौमिक है यह भी सिद्ध करता है। और खास करके आप देखते हैं आधुनिक अध्ययनों के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण भी समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अवधारणाएं उपयोगी उपकरण भी हैं, ये भी है। एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो है इसमें जो है क्या होता है कि सामान्यीकरण भी दिए जाते हैं अनुभाविक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ये मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, ठीक है। समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। क्लियर, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। बाटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक संबंधों के बीच एक बड़ी खाई को भरने के लिए अधिक सहायक है। दुर्खीम, मैक्स वेबर, परेटो, पार्सन्स
इन सभी लोगों ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को ही स्पष्ट किया, कहा कि ये विज्ञान ही है एक प्रकार से, लेकिन पूर्ण विज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है तो कैसा विज्ञान है भाई? सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। जैसे कि फिजिकल मतलब कि जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नेचुरल साइंसेस है। ठीक है, मैथ है। प्रश्न आपका है राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र। ठीक है, चले भाई जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो ये प्रश्न आपका आने वाला, तो इसीलिए आप तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं हम समाज शास्त्र के बारे में और जानते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। ठीक है, चलिए समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में आपसे अंतर पूछ रहा है। वैसे समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र की बात की जाए तो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक प्रकार से एक ही विषय वस्तु के एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि जो समाज होता है उसका एक इकाई होती है एक प्रकार से, जो राजनीति शास्त्र होती है। ठीक है, राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो कि राज्य के स्वरूप का अध्ययन करती है, राज्य के महत्व के बारे में बताती है, राज्य के संगठन के बारे में बताती है, शासन कैसे किया जाएगा, सिद्धांत क्या क्या होंगे, नीतियाँ क्या क्या होंगी, इन सभी की व्याख्या जो है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। और आप देखते हैं राजनीति विज्ञान राज्य के जीवन अथवा संपूर्ण समूह के राजनीतिक भाग से केवल रिलेटेड है, जबकि समाज शास्त्र की बात की है तो पूरे समाज का अध्ययन करता है ये। ठीक है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र को आरंभ से एक दूसरे से संबंधित माना जाता है, क्योंकि राजा मौलिक रूप से सामाजिक भी है और खास करके आप देखते हैं कि राजनीतिक भी है। संगठन मतलब समाज के संगठन से राज्य के नियम इतने घुल मिल जाते हैं कि दोनों तत्वों और राजनीतिक भी मतलब जो दोनों तत्वों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उनमें एक दूसरे में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर के कहने का मेरे मतलब ये है कि समाज शास्त्र भी एक प्रकार से और राजनीति शास्त्र दोनों का एक प्रकार से तालमेल भी बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें कोई अंतर भी कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन अंतर बहुत सारे होते हैं। गिडिंग्स महोदय ने समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र को लेकर के अध्ययन किया, अपनी विचारधारा दी। उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी तरह निरर्थक है जिस तरह न्यूटन द्वारा बताए गए जो गति के नियम हैं उनके नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना हो। ठीक है, तो एक प्रकार से ये राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के महत्व को एक प्रकार से बताते हुए तुलनात्मक चर्चा करी। उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र और जो है राजनीति शास्त्र का बड़ा गहरा नाता है, बड़ा गहरा संबंध है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज शास्त्र इसी सामाजिक प्राणी के सामान्य जीवन का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र भी व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में रुचि लेता है। राजनीति शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और समाज शास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना और समाज की विभिन्न दशाएं उसके विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो एक प्रकार से ये सब चीज़ें, सच तो यह है कि जिस समानता, भ्रातृत्व और सहयोग की भावना पर सामाजिक जीवन आधारित है उसका संरक्षण राजनीति विज्ञान के नियमों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जहाँ राजनीति और दोनों की बात है वो दोनों समान मतलब कि जो है तालमेल भी बैठाते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। थोड़ा वही अंतर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर ये है दोनों के बीच में, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में, कि समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र जो करता है वो समाज के केवल राजनीतिक पक्ष मतलब कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में, व्यवसाय के बारे में, उसका विकास कैसे हुआ उससे संबंधित अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से एक सीमित और विशिष्ट प्राकृतिक विज्ञान है ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो एक ओपन यानी कि एक प्रकार से समाज का अध्ययन करने वाला एक बड़ा विषय वस्तु। ठीक है, दूसरा अंतर ये है इन दोनों सब्जेक्ट में कि समाज शास्त्र जो होता है वो सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, चाहे वो संगठित जो है संबंध हो, चाहे विघटित जो है संबंध हो, सभी का अध्ययन करना चाहता है। राजनीति शास्त्र जो है समाज की केवल उन संगठित दशाओं का ही अध्ययन है जिन पर राजनीतिक जीवन की स्पष्ट छाप होती है। तीसरी बात यह है मेरे भाई, तीसरी बात है कि राजनीति शास्त्र इस सामान्य तथ्य को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाज शास्त्र जो है वो अनुभाविक तथ्यों के आधार पर यह बताता है, अनुभव के हिसाब से बताता है कि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी कैसे बना, क्यों बना। ठीक है, ये बात। चौथा अंतर यह है इन दोनों शास्त्रों या विज्ञान में कि समाज शास्त्र का जो प्रमुख संबंध होता है केवल वर्तमान सामाजिक दशाओं से होता है, कल्पना के आधार पर जो है या भविष्यवक्ता नहीं होता समाज शास्त्र,
जबकि राजनीति शास्त्र जो है एक आदर्शात्मक विज्ञान है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस है वह इस बात पर अधिक बल देता है कि भविष्य में राज्य की नीतियां और व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए, सरकार का रूप कैसा होना चाहिए, इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर जो है पॉलिटिकल साइंस वो बताता है, एक प्रकार से भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। पांचवा अंतर इसमें यह है कि समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक प्राचीन है, यानी कि समाजशास्त्र पुराना है और राजनीति शास्त्र भी नया विषय वस्तु है। इसका कारण यह है कि समाज का निर्माण और विकास जो है वो राज्य से बहुत पहले हो चुका था। जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले भी समाज था। ठीक है। छठा अंतर यह है मेरे भाई, चूंकि गार्नर महोदय एक बड़े बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल एक संघ अर्थात राज्य से ही संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानवीय संघों का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी ये तमाम प्रकार के अंतर हो गए समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करे। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी परीक्षा मतलब कि प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में कि समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा दीजिए, समाज की विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज के बारे में जो पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाज की मूल अवधारणाओं में खास करके देखिए, समाज की जो मूल अवधारणा है उनमें समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह, परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति, इसके अलावा सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपरा, लोकाचार, ये सब जो एक प्रकार से क्या होती हैं, ये सब खास करके जो है मूल अवधारणाएं ही होती हैं। इनको हम आमतौर पर वैसे समझ लेते हैं, लेकिन इनका भी एक अपना महत्व होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो समाजशास्त्र का एक प्रकार से हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, समाज किसे कहते हैं। तो समाज जो होता है, समाज शास्त्र में खास करके समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से, किसी संगठन से समाज नहीं बनता है। जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उन्हीं संबंधों का संबंधों के अध्ययन को हम मतलब कि उसी संबंधों को हम समाज कहते हैं, संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। ठीक है। अगर देखें तो मैकाइवर पेज की एक परिभाषा है। मैकाइवर पेज कहते हैं समाज की परिभाषा को देते हुए कि समाज की उन्होंने एक प्रकार से वैज्ञानिक परिभाषा दी है। मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार, फिर से सुनिएगा, समाज जो होता है रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उप विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था होती है, और यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। कौन? समाज। समाज परिवर्तनशील है, संबंधों का एक जाल है, संबंधों के जाल से ही समाज एक प्रकार से बनता है। ठीक है। तो संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं, ऐसा मैकाइवर पेज ने कहा। दूसरे विद्वान आते हैं गिडिंग्स महोदय। गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें क्या होता है, जिसमें सहयोग देने वाले लोग पारस्परिक संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार गिडिंग्स ने समाज के निर्माण में व्यक्ति तथा सामाजिक संबंधों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा और भी विद्वान आते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे और विद्वानों ने परिभाषा दी, जैसे कि राइटर महोदय ने भी परिभाषा दी। राइटर महोदय ने क्या कहा भैया? राइटर महोदय ने कहा, देखें एक बार, राइटर महोदय ने कहा कि ईबी राइटर इनका पूरा नाम है। उन्होंने कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध होते हैं प्रत्येक व्यक्तियों के, उन्हीं की संपूर्णता का बोध कराता है। बोध माने ज्ञान करवाता है। किसकी संपूर्णता का? पारस्परिक संबंधों का। किसके पारस्परिक संबंधों का? जो एक प्रकार से समूह में जो सदस्य होते हैं उन समूहों के बीच के सदस्यों के बीच की जो पारस्परिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के बीच के जो संबंध होते हैं, वही होते हैं एक प्रकार से उन्हीं का बोध कराता है, उन्हीं का ज्ञान करवाता है हमको समाज। समाज क्या है? एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा का मतलब क्या होता है? समाज को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी समाज एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों के द्वारा संगठित होता है, और उन व्यक्तियों से भिन्न होता है समाज जो इस प्रकार के संबंधों के द्वारा बंधे नहीं होते हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न होते हैं। कुल मिलाकर के आप देखते हैं समाज में संबंधों को एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये बात क्लियर होती। क्लियर।
इसके अलावा जो है टालकट पार्सन्स की भी एक परिभाषा बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं समाज की परिभाषा को देते हुए कि समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हो या केवल प्रतीकात्मक हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गई चीजें आपके समक्ष। तो कुल मिलाकर के ये समाज हो गया आपका। समाज के बारे में मैंने आपको बता दिया। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा समाज जो होता है व्यक्तियों का कोई समूह नहीं होता है, व्यक्तियों के समूह के बीच संबंधों की जो जाल होता है, व्यवस्था होता है, उसको कहते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाज की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। पहली विशेषता आप लिख लीजिएगा, समाज क्या है? अमूर्त अवधारणा है। दूसरी विशेषता समाज की यह है कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल है। तीसरी विशेषता समाज की यह है कि जो है समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। चौथी बात यह है, इस विशेषता मतलब इसकी विशेषता यह है कि समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। पांचवी विशेषता समाज की यह है कि समाज में सहयोग भी होता है, समाज में संघर्ष भी मिलता है, समाज में प्रतिस्पर्धा भी होती है। ठीक है। छठी बात यह है कि समाज में पारस्परिक निर्भरता भी होती है। सातवीं विशेषता समाज की यह है कि प्रतीकात्मक संचार भी होता है इसका। आठवीं विशेषता समाज की यह है मेरे भैया कि समाज जो होता है परिवर्तनशील होता है। नवीं विशेषता समाज की यह है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, यानी कि पशु समाज भी होते हैं। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो एक सरल समाज होता है, जटिल समाज होता है, एक आदिम समाज होता है। ये समाज के कुछ उदाहरण भी हैं, मैकआइवर पेज ने बताए हैं उसको। ठीक है। तो कुल मिलाकर के पशु समाज भी होता है, एक समाज भी होता है, समाज भी होता है। तो इसके कारण तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका चौथा नंबर, समुदाय और समिति। ठीक है। तो समाज आपके समझ में आ गया। अब समुदाय और समिति के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे भाई। समुदाय और समिति क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्लियर। समुदाय और समिति। तो समुदाय की अगर बात की जाए, एक मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ समुदाय क्या होता है। ठीक है। समुदाय की विशेषताओं को, समुदाय जो होता है एक प्रकार से समुदाय की सबसे बड़ी पहचान होती है, इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है कोई। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी जो शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका काम, दूसरा शब्द क्या है? म्यूनिस। ठीक है, म्यूनिस। तो इन दो शब्दों से मिलकर के लैटिन भाषा के दोनों शब्द हैं। कॉम का मतलब होता है एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सर्व, यानी सेवा करना। ठीक है। एक साथ मिलकर के सेवा करना या एक साथ मिलकर के अपने कर्तव्यों को पूरे करने वाले समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के मैकआइवर पेज ने कहा कि समुदाय की पहचान यह है कि उसमें व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, और इसी कारण से समुदाय की आधारभूत कसौटी भी यही है कि उसमें सभी प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। क्लियर। मैकआइवर पेज कहते हैं कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। ठीक है, ये मैकआइवर पेज का कथन है। क्लियर। इसके अलावा कुल मिलाकर के अगर हम समझें समुदाय के बारे में, तो समुदाय क्या होता है? आकबर और निमकाब कहते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में, क्या किसी सीमित यानी कि लिमिट कोई क्षेत्र है, यानी कि अभी मैं विशेषताओं को भी समझूंगा और अंतर भी समझूंगा समुदाय और समिति में। तो किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्लियर। ये आकबर और निमकाब की परिभाषा है। जबकि दूसरे विद्वान है वहीं पर कौन? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? किंग्सले डेविस कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। क्या कहा किंग्सले डेविस ने? कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत क्या होता है? सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। जबकि बोगार्डर्स महोदय समुदाय की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर लेता है और एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देता है। समुदाय की विशेषताओं को भी बता दूंगा लगे हाथ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। समुदाय की पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का बड़ा समूह होता है समुदाय। दूसरी विशेषता यह है कि निश्चित भूभाग होता है समुदाय का। तीसरी विशेषता यह है कि सामुदायिकता की भावना इसमें पाई जाती है समुदाय में। चौथी विशेषता समुदाय की यह है कि समुदाय जो होता है इसका सामान्य जीवन होता है, कॉमन लाइफ होती है। इसके अलावा पांचवी विशेषता समुदाय की यह है कि सामान्य नियम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्हीं नियमों के पालन के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं लोग और निश्चित भूभाग पर रहते हैं। छठी बात यह है कि अंतर समुदाय भी समुदाय के अंतर्गत होते हैं।
इसके अलावा सातवीं विशेषता इसकी ये है समुदाय की, समुदाय का विकास जो होता है किसी जो है विचारधारा से किससे नहीं होता है, समुदाय का विकास स्वतः ही होता है, जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है। ठीक है, समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है, बात आप भी ध्यान रखेंगे। समुदाय की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। ये तमाम प्रकार की विशेषताएं समुदाय की होती। क्लियर, समझ में आ गई। देखें, समुदाय और समाज में भी अंतर होता है, बात भी ध्यान रखें। अगर समुदाय और समाज में अंतर पूछ ले तो क्या बताएंगे, जो समाज होता है आपका ये सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है, जबकि जो समुदाय होता है समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। यानी समुदाय जो होता है वह मूर्त होता है, समाज जो होता है अमूर्त होता है। समाज जो होता है क्या होता है, समाज में केवल सहयोग ही नहीं बल्कि संघर्ष, विरोध, प्रतियोगिता सब पाई जाती है। जबकि समुदाय में क्या होता है, समुदाय का सबसे बड़ा लक्षण होता है सामुदायिकता की भावना, यानी कि उसमें केवल सहयोग की भावना होती है समुदाय में, संघर्ष की नहीं। क्लियर। जबकि समाज की बात की जाए, समाज का कोई निश्चित भूभाग निश्चित नहीं होता, कितने इतना बड़ा समाज है, समाज कितना भी बड़ा हो सकता है, समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। और पांचवा अंतर यह है समाज और समुदाय में कि समाज जो होता है अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता है और अस्थायी भी होता है, जबकि समुदाय जो होता है समाज की तुलना में छोटा भी होता है और इसमें समाज की अपेक्षा कम स्थायित्व होता है समुदाय में। ठीक है, इसके अलावा समाज जो होता है उसके अंतर्गत अनेक समुदाय विद्यमान हो सकते हैं, यानी कि समाज के अंतर्गत कई सारे समुदाय रहते हैं, जबकि समुदाय का निर्माण कभी भी अनेक समाजों के मिलने से नहीं होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक प्रकार समुदाय और समाज में मैंने आपको अंतर बता दिया। इसके अलावा थोड़ा सा अब हम यहाँ पर समिति के बारे में चर्चा करेंगे, समिति क्या होती है, फिर समुदाय और समिति में भी अंतर देख लेंगे, ताकि एक भी प्रश्न अगर आपका आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, समिति क्या होती है, समिति को अंग्रेजी में एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं समिति को, एसोसिएशन बोलते हैं। क्या होता है, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जानते हैं क्या करता है, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तमाम प्रकार के जो है एक प्रकार से उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। तो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जब मनुष्य क्या करता है, जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं तथा व्यक्तियों मतलब इसी व्यक्तियों के जो संगठन होते हैं इसी को हम समिति कहते हैं। समिति जो होती है कोई निश्चित उद्देश्य, जैसे मान लेते हैं दुर्गा पूजा समिति, मतलब दुर्गा पूजा करवानी है, नवरात्रि आ रही है तो दुर्गा पूजा की एक समिति बनाई जाएगी कि भाई क्या उद्देश्य है इस समिति का, दुर्गा पूजा करवाना है। दुर्गा पूजा समिति बनी, कुछ व्यक्तियों का संगठन है, कुछ व्यक्तियों का समूह है, तो यानी कि समिति भी मूर्त होती है, समुदाय भी मूर्त होता है, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समिति जो होती है वो क्या होता है, व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, दुर्गा पूजा समाप्त हो गई तो समिति भंग हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, तो ये होती है समिति। मैकाइबर और पेज ने समिति की परिभाषा दी। मैकाइबर पेज ने कहा कि एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। ये समिति की परिभाषा दी है मैकाइबर पेज ने। जबकि गिन्सबर्ग महोदय ने कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर संगठन की रचना करते हैं, सहयोग के आधार पर क्या बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, कुछ व्यक्ति क्या करने के लिए, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तब उसे एक समिति कहते हैं। बोगाडर्स क्या कहते हैं, बोगाडर्स का कथन है, उन्होंने कहा कि साधारणतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। जबकि आते हैं और कौन विद्वान, आते हैं बोगाडर्स महोदय। बोगाडर्स तो मैंने आपको बता दिया। गिलिन कहते हैं कि जो है उन्होंने कहा कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कुछ निश्चित उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों के द्वारा अपना कार्य करता है और कार्य करने के बाद में वो भंग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के चीजें आपकी समझ में आ गया। तो ये चीज हमारे समक्ष आई। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो समिति होती है व्यक्तियों का एक संगठन होते है, पहली बात। दूसरी बात, संगठन का आधार पारस्परिक सहयोग होता है। तीसरी बात, समिति किया है कि समिति की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। चौथी बात, समिति की यह महत्वपूर्ण है कि जो है समिति जो होती है यह उद्देश्य द्वारा मतलब यह उद्देश्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है वह उद्देश्य जो है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रत्येक समिति कुछ नियमों के द्वारा बंधी हुई होती है और अपना उसी के नियमों के अकॉर्डिंग अपना कार्य करती है।
तो मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति समाज विरोधी अथवा अपराधी उद्देश्य को लेकर के एक संगठन का निर्माण कर लें तो समाजशास्त्रीय अर्थ में उसको समिति नहीं कहेंगे। ठीक है, समिति का उद्देश्य है कि मान्यता प्राप्त जो एक प्रकार संगठन हो और समाज के जो नियम है उसके अंतर्गत सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान है। समिति की विशेषताएं समझ लीजिए। समिति की पहली विशेषता क्या लिखेंगे? समिति की विशेषताएं पूछे तो समिति जो होता है व्यक्तियों का मूर्त संगठन है, पहली बात, यानी समिति मूर्त व्यवस्था है। दूसरी विशेषता इसकी है कि निश्चित उद्देश्य होता है समिति का। तीसरी विशेषता है कि विचार पूर्वक स्थापना की जाती है समिति की। चौथी विशेषता समिति की है कि ऐच्छिक सदस्यता होती है समिति की। पांचवी विशेषता यह है मेरे भाई कि नियमों पर आधारित होती है समितियां। छठी विशेषता समिति की ये होती है कि अस्थायी स्वभाव होता है समिति का, यानी कभी भी भंग हो सकती है, यानी उद्देश्यों की पूर्ति के बाद में भंग हो सकती है। समिति की सदस्यता जो होती है वो क्या होती है? वो एक प्रकार से अनिवार्य नहीं होती है, मतलब कि अपने ऐच्छिक सदस्यताएं होती है इसकी। सातवीं विशेषता इसकी है समिति की कि सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध इसमें पाए जाते हैं, कानूनी संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तो ये समिति के एक प्रकार से चीजें हैं। समिति जैसे कि कॉलेज, गांव पंचायत, परिवार, ये सब एक समिति भी है। मजदूर संघ, राजनीतिक दल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? परीक्षा, संविधान, विवाह, इनको समिति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, समिति और इसमें क्या अंतर है? प्रश्न यह अभी आपका यहीं पर प्रश्न यही था कि समुदाय और समिति में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। तो समिति जो होती है, सबसे पहला अंतर यह है कि समिति व्यक्तियों का एक संगठन है और इसीलिए यह मूर्त है, जबकि समिति और किसमें अंतर मैंने बताया था? समुदाय और समिति में। ठीक है, समुदाय जो क्या होता है, देखिए समुदाय भी मूर्त होता है और समिति भी मूर्त होती है, तो अंतर इसमें नहीं मूर्तता में। ठीक है, पहली बात यह है कि समुदाय में व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो समुदाय होता है। दूसरी बात, मतलब समिति क्या होती है? समिति का निर्माण कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जबकि समुदाय में जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है समुदाय और समिति में कि समुदाय का आकार बहुत बड़ा होता है, समिति का आकार जो होता है एक छोटा संगठन होता है जिसके सदस्यों की संख्या अधिक होने से उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ सकती है, यानी समिति छोटी होती है। 10-12 लोग मिलकर के भी समिति बना सकते हैं, लेकिन जो समुदाय होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा अंतर यह है समुदाय और समिति में कि समुदाय में हम की भावना तथा घनिष्ठ संबंधों का महत्व होता है, जबकि समिति के सदस्यों में संबंध जो होते हैं औपचारिक संबंध होते हैं, स्वार्थ प्रधान संबंध होते हैं, एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जुड़े हुए होते हैं समिति में। चौथा अंतर यह है समुदाय और समिति में कि समुदाय की सदस्यता जो होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, जबकि समिति की जो सदस्यता होती है वो सदस्यता जो व्यक्ति के लिए पूर्णतः ऐच्छिक होती है। आप चाहो तो समिति के सदस्य हो, अगर आप नहीं चाहते तो आप उससे रिजाइन भी दे सकते हो, लेकिन जो समुदाय होता है उसका सदस्य आप जन्मजात ही होता है, यानी कि आप पैदा हुए किस समुदाय में तो आप समुदाय के ही रहेंगे। ठीक है, पांचवा अंतर यह है समुदाय और समिति में कि समुदाय का जन्म स्वतः होता है, जबकि जो है समिति का जो जन्म होता है वो जानबूझ करके बनाया जाता है, आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण किया जाता है। छठा अंतर यह है दोनों में कि समुदाय के संगठन के लिए किन्हीं विशेष प्रकार के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्रथाओं का महत्व होता है, जबकि समिति की बात करें तो समिति जो होती है कुछ विशेष नियमों पर आधारित होती है और ये नियम अधिकतर लिखित नियम होते हैं। ठीक है, सातवां बात यह है कि सातवां अंतर है समुदाय और समिति में कि समुदाय जो होता है एक अस्थायी समूह होता है जिसकी विशेषताओं में बहुत कम परिवर्तन होता है, जबकि समिति जो होती है ये अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य पूर्ति के बाद में समाप्त हो जाती समितियां। ठीक है, आठवां अंतर यह है समुदाय और समिति में कि समुदाय में स्थानीय क्षेत्र अथवा एक निश्चित भूभाग का होना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, जबकि बात किया है समिति की तो समिति जो होती है उसके लिए निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नौवां अंतर ये लिख सकते हैं कि एक समुदाय में सभी व्यक्तियों की स्थिति लगभग समान होती है, जबकि समिति में सदस्यों का जो एक प्रकार से पद होता है वो संस्करण पर आधारित होता है, यानी कि कोई ऊंचे पद पर होगा, कोई नीचे पद पर होगा। ठीक है, ये एक प्रकार से यानी पद उनका बटा हुआ होता है समितियों में। ठीक है, 10वां अंतर ये लिख सकते हो आप कि समुदाय में मतलब समुदाय में क्या होता है सामान्य कल्याण की भावना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समिति में क्या होता है, समिति में व्यक्ति केवल अपने हितों को प्रधानता देता है। समुदाय में क्या होता है, सामुदायिक जीवन का विकास एक लक्ष्य होता है जिसके प्रति सभी सदस्य परिवर्तनशील मतलब प्रयत्नशील रहते हैं। समितियां जो होती है सामुदायिक जीवन को प्रगतिशील बनाने का केवल एक साधन या माध्यम ही होती है। क्लियर, तो एक प्रकार से ये समुदाय और समिति में अंतर हो गया। पांचवा प्रश्न है संस्था और समिति। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर संस्था के बारे में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
संस्था क्या होती है? संस्था को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था को कहते हैं जो सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, सामाजिक कानूनों के द्वारा क्या होती हैं, व्यक्तियों को अपने उद्देश्यों की पूरा करने की अनुमति देती है। देखिए यहाँ पर कानून एक प्रकार से सामाजिक भी हो सकते हैं और दूसरे प्रकार के कानून यानी कि जो आजकल के कानून है वो भी हो सकते हैं। यानी समिति जो होती है, मतलब संस्था जो होती है, वो सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जो सामाजिक मूल्यों, नियमों और कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने की एक प्रकार से अनुमति देती है। संस्था की परिभाषा दी है किसने? मैरिल और एलरिज महोदय ने। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। जबकि मैकाइबर पेज कहते हैं समिति की, मतलब संस्था की परिभाषा को देते हुए कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। रास महोदय कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा के द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले ऐसे नियम होते हैं या वह नियम होते हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है, जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी संस्था के बारे में अगर बताऊं तो संस्था जो होती है वो क्या करती है? एक प्रकार से एक व्यवस्था होती है संस्था, ठीक है। संस्था क्या होती है? अमूर्त होती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए संस्था की विशेषताओं को हम समझेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। संस्था यानी इंस्टीट्यूशन। संस्था की पहली विशेषता यह है कि नियमों की एक व्यवस्था होती संस्था, ठीक है। गिलिन कहते हैं कि संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरी विशेषता संस्था की यह है कि अमूर्त प्रकृति होती है, यानी कि ये कोई व्यक्तियों का संगठन नहीं होता। संस्था जो होती है एक व्यवस्था होती है, एक कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। एक मूर्त संगठन नहीं होता संस्था। क्लियर? समझ में आ गई? तीसरा जो है प्रकार से विशेषता यह है संस्था की कि संस्था सामूहिक स्वीकृति मतलब संस्था में होती है, ठीक है। चौथी बात यह है कि सुपरिभाषित उद्देश्य भी होता है संस्था का, यानी किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था बनाई गई है। पांचवी बात यह होती है कि संस्था में स्थायित्व होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब समिति और समुदाय की अपेक्षा संस्था का जो स्थायित्व होता है वो अधिक होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। छठी बात है कि संस्था का अपना एक लोगो यानी प्रतीक होता है, ठीक है, एक सिंबल होता है। सातवीं विशेषता संस्था की यह है कि संस्था सामूहिक घटना होती है एक प्रकार से। संस्था का विकास कैसे होता है इसको लेकर के समनर की एक पुस्तक है फॉल्कवेज को बोलते हैं हिंदी में जनरीति। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है जो है संस्था के बारे में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विचार होते हैं। जब विचार होते हैं, विचार आते हैं सबसे पहले दिमाग में। विचारों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वो विचार जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति के बाद वो विचार आदत बन जाते हैं। और जब वह विचार आदत बन जाते हैं तो आदत का क्या होता है? सामूहिक पुनरावृत्ति होती है। सभी लोगों के बीच में आप अपनी आदत को बताते हैं, ठीक है, तो उसकी सामूहिक पुनरावृत्ति होती है। सामूहिक पुनरावृत्ति के बाद में क्या होता है? जनरीतियां। सामूहिक पुनरावृत्ति के बाद में वही आदत जो आपके मन में विचार उठा था, आपने पुनरावृत्ति की, फिर आदत बनी, आदत के बाद में सामूहिक पुनरावृत्ति हुई, फिर सामूहिक पुनरावृत्ति के बाद में क्या होता है? तीसरा नंबर पर एक बार फिर से समझिए। फाल्कवेज पुस्तक में जो है संस्था के विकास को समनर महोदय ने कहा सबसे पहली बात क्या होता है? मनुष्य के मन में विचार आता है। विचार के बाद में क्या होता है? विचारों के लोग पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति के बाद में क्या होता है? वो विचार जो होते हैं आदत में बदल जाते हैं, ठीक है। आदत जो होता है उसकी सामूहिक पुनरावृत्ति होती है, सभी लोग उसको टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? सामूहिक पुनरावृत्ति के बाद में क्या होता है? वही आदतें जो होती हैं वो जनरीति बन जाती हैं, ठीक है। जनरीति की बात की है तो अतीत के अनुभव को जनरीति कहते हैं। जनरीतियां जो होती हैं धीरे धीरे करके अतीत का अनुभव बन जाती हैं। अब यही जनरीतियां बाद में चल करके क्या बनती है? प्रथा बन जाती है, ठीक है। प्रथा बनने के बाद प्रथा का मतलब क्या होता है? समूह की स्वीकृति मिल जाती है प्रथा को, कल्याण की भावना जब मिल जाती है तो यही प्रथाएं जो होती क्या बन जाती हैं? यही प्रथाएं आपकी बन जाती है भैया लोकाचार। क्या बन जाती हैं? लोकाचार बन जाती हैं। लोकाचार एक निश्चित संरचना होती है लोकाचार की, ठीक है। एक निश्चित संरचना के बाद में लोकाचार का जब एक निश्चित संरचना सेट हो जाती है तो उसी निश्चित संरचना को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम संस्था बोलते हैं, यानी कि एक व्यवस्था बोलते हैं। क्लियर? तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से क्या होता है? यही संस्था बनने का एक प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बता दी, ग्राह समनर ने बताए थे। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। संस्थाएं जो होती है व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न क्या है? समुदाय और समिति में क्या अंतर होता है? नहीं, प्रश्न आपका ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, संस्था और समिति में क्या अंतर होता है? संस्था और समिति में क्या अंतर होता है इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को।
संस्था और समिति में। देखिए पहला अंतर यह है कि समिति जो होती है, समिति व्यक्तियों का एक समूह होती है, जबकि जो संस्था होती है, संस्था क्या होती है, संस्था कार्य के ढंगों अथवा नियमों की एक व्यवस्था होती है, यानी संस्था एक व्यवस्था है जबकि समिति एक समूह होता है व्यक्तियों का। दूसरी बात यह है कि जो समिति होती है यह मूर्त होती है, व्यक्तियों का संगठन होता है, जबकि संस्था जो होती है वह अमूर्त होती है। क्लियर। तीसरा अंतर यह है संस्था और समिति में कि समिति जो होती है किसी विशेष उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है, जबकि जो संस्था होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, इसका एकाएक निर्माण नहीं किया जा सकता है किसका, संस्था का। चौथी बात यह है कि जो समिति होती है, समिति व्यक्तिगत कल्याण से अधिक संबंधित है, जबकि संस्था जो होती है सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व देती है। इसके अलावा पांचवा अंतर यह है कि समिति जो होती है उसके नियम औपचारिक होते हैं, जिनको इसलिए व्यक्ति इसलिए बदलने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके निजी स्वार्थ पूरे हो सके समिति के लिए, जबकि संस्था की अवहेलना करना एक असामाजिक कार्य समझा जाता है, इसीलिए इसकी नियंत्रण शक्ति बहुत अधिक होती है संस्थाओं की। ठीक है। छठा अंतर यह है समिति और संस्था में कि समिति जो होती है वो अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी समितियां भंग भी हो जाती हैं, जबकि संस्था जो होती है वो अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है, वो भंग कि जल्दी नहीं होती हैं। ठीक है। सातवां अंतर यह है कि समितियों का संस्कृति के विकास में विशेष योगदान नहीं होता है, जबकि संस्थाएं जो होती हैं सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती, महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आठवां अंतर ये आप लिख सकते हैं कि समिति के अधिकांश प्रतीक भौतिक प्रतीक होते हैं, जबकि संस्था की बात की तो संस्था के प्रतीक जो होते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, समझ में आ गया। देखो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम समझाऊं। देखें मान लेते हैं एक गांव है, तो गांव क्या है, देखिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूं गोला। अब गांव जो है एक प्रकार से क्या है, एक गांव जो होता है समुदाय है। गांव क्या है, गांव मान लेते हैं इसी में कोई गांव बना हुआ है इसी गोले में, तो एक समुदाय होता है आपका गांव। ठीक है, समुदाय होता है आपका गांव। ठीक है, गांव के अंदर जो स्कूल बना होता है, ठीक है, स्कूल क्या होता है, गांव के अंदर बना स्कूल जो होता है वो एक प्रकार से एक समिति होती है। स्कूल क्या है, एक समिति मान लेते हैं आप। ठीक है, स्कूल एक समिति हो गया। अब स्कूल को संचालित करने के लिए यानी स्कूल को चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है, उन्हीं नियमों को या उन्हीं व्यवस्था को, यानी जिन व्यवस्था से स्कूल चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी व्यवस्था को हम संस्था बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नियम कायदे आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, समझ में आ गए। समुदाय में समिति में और संस्था में अंतर समझ में आ गया। मान लेते हैं गांव जो होता है, एक गांव पूरा का पूरा क्या है, समुदाय है, कम्युनिटी है। ठीक है, उस गांव में एक स्कूल है, वह स्कूल क्या है, वह स्कूल एक समिति, मानो नहीं स्कूल एक समिति भी होती है। ठीक है, तो स्कूल एक समिति है, समझ में आ रही है। तो समिति जो कि स्कूल आपको दिख रहा है, स्कूल निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का संगठन भी है स्कूल में। तो गांव के अंदर एक जो स्कूल बना हुआ है वह समिति है, समुदाय एक गांव है। ठीक है, और जो स्कूल को चलाने वाले नियम होते हैं, जो स्कूल चलाने वाले जो एक प्रकार से कायदे होते हैं, यानी जो एक प्रकार से जो नियम कायदे होते हैं वो नियम कायदे ही संस्था होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें आपको। तो निश्चित तौर पर अब इस उदाहरण के माध्यम से आप समुदाय, समिति और संस्था के बीच के डिफरेंट को आप समझ चुके होंगे। और समाज क्या होता है, संबंधों की व्यवस्था होती है। तो समुदाय, समाज, समिति, संस्था, आपने इन तीनों चारों पॉइंट को बड़े विस्तार आसानी समझ लिया। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, छठा नंबर पर देखिए, सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए। सामाजिक समूह किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समूह क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में सामाजिक समूह को सोशल ग्रुप कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक समूह की परिभाषा की बात की जाए, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, उसके अंदर विशेषताओं को मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, मैगाइबर पेज जो है वो सामाजिक समूह की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें। ये मैकाइबर पेज ने कहा क्या कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से होता है, संगठन से होता है जो सामाजिक संबंधों के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विलियम्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक जो समूह होते हैं ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इस पारस्परिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, इस पारस्परिक जो क्रिया होती है व्यक्तियों के बीच में, उस क्रिया कि
इस पारस्परिक क्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं, वो आपका सामाजिक समूह होता है। ठीक है, इसके अलावा ए इस्माइल महोदय ने भी परिभाषा दी है समूह की। उन्होंने कहा कि समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, समूह स्टेशन पर किसी भीड़ को हम समूह नहीं कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे पर लगी भीड़ को हम समूह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समूह में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, पारस्परिक जागरूकता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, समूह की विशेषताओं को अगर हम समझे तो कुल मिलाकर के समूह क्या होता है, जब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जब कुछ व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्वयं को एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देना अपने दायित्व के रूप में देखने लगते हैं, तब व्यक्तियों की इसी समग्रता को एक सामाजिक समूह के रूप में हम जानते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक सामाजिक समूह जो होता है वो समिति नहीं होता है। सामाजिक समूह जो होता है क्या नहीं होता, समिति नहीं होता है। ठीक है, समिति व्यक्तियों का संगठन होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के बनता है। ठीक है, जिसके सदस्य जो होते हैं समिति के, वो औपचारिक और अस्थायी संबंधों के द्वारा बंधे होते हैं, जबकि सामाजिक समूह ना तो कोई औपचारिक संगठन होता है और ना ही इसके सदस्यों के कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं समूह के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समूह के जो अधिकांश एक प्रकार चीजें होती हैं, वो एक प्रकार से लगाव होता है एक दूसरे में, एक प्रकार सामाजिक समूह के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला मुख्य आधार भावात्मक संबंध होता है, जबकि समिति में क्या होता है, समिति में औपचारिक संबंध होता है। ठीक है, और समूह में क्या होता है, भावात्मक संबंध होता है। क्लियर, तो ये सामाजिक समूह होगा। सामाजिक समूह की विशेषताओं को समझेंगे। पहली विशेषता आप लिखेंगे, सामाजिक समूह जो होता है, समूह जो होता है व्यक्तियों का संग्रह होता है। ठीक है, इसीलिए समूह क्या होता है, दूसरी बात है समूह एक मूर्त व्यवस्था होती है। दूसरी विशेषता, समूह मूर्त व्यवस्था होती है। तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात है कि जो है समूह जो होता है वो निश्चित जो है संरचना होती है। समूह की एक निश्चित संरचना होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथा एक प्रकार से क्या है, चौथा विशेषता ये है समूह की कि कार्यों का विभाजन समूह में होता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्यों का एक प्रकार से बंटवारा होता है। परिवार एक सामाजिक समूह है और परिवार में आप देखते हैं प्रत्येक सदस्य का जो काम होता है वो अलग अलग बटा हुआ होता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ठीक है, तो परिवार एक क्या है, समूह ही है। पांचवा जो है एक प्रकार से इसकी विशेषता समूह की यह है कि समूह में क्या होता है, हितों की समानता होती है। ठीक है, एक सामाजिक समूह का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनके हित अथवा स्वार्थ एक दूसरे के समान ही होते हैं। हितों की समानता के कारण से क्या होता है कि भाई जो हम चाह रहे हैं वही आप चाह रहे हैं, तभी तो एक समूह में बनेंगे। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं, उनमें सहयोगी संबंधों की स्थापना होती है। इसके पश्चात भी किसी सामाजिक समूह के हित औपचारिक संघों की तरह अस्थायी नहीं होते हैं, बल्कि एक लंबे समय तक अस्थायी बने रहते हैं। ठीक है, पांचवा या छठा जो एक प्रकार से विशेषता ये होती है कि समूह जो होता है मनोवैज्ञानिक संगठन होता है। जो एक प्रकार सातवां विशेषता ये है समूह की कि आदर्श नियमों की प्रधानता होती है समूह में। आठवीं विशेषता आप लिखेंगे कि अनिश्चित आकार होता है समूह का। ठीक है, नवीं विशेषता ये है कि ऐच्छिक सदस्यता होती समूह में, आप चाहे तो शामिल है, नहीं तो चाहे तो नहीं शामिल भी हो सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। दसवां विशेषता ये है समूह की कि जो है नियंत्रण का अभिकरण होता है समूह में, यह बात भी ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के समूह जो होता है, समूह जो होता है एक प्रकार से वो क्या होता है, समूह का आधार कई प्रकार की चीजों के हिसाब से, समूह का आधार कई मतलब समूह का निर्माण कई आधारों पर होता है। जैसे कि आपको पता होगा समूह का निर्माण जो है एक प्रकार से पिट्रिम सोरोकिन ने कहा कि सबसे पहला उन्होंने कहा कि नातेदारी, रक्त संबंध या समान उत्पत्ति के विश्वास रखते हैं तो एक सामाजिक समूह बनाते हैं। दूसरी बात, विवाह संबंध के द्वारा समूह बनता है। तीसरी बात यह है कि धर्म और विश्वासों में समानता तो भी सामाजिक समूह बन जाता है। चौथी बात उन्होंने बताया कि भाषा की अगर समानता तो भी आप सामाजिक समूह बना सकते हैं। पांचवी बात यह है कि समान उत्तरदायित्व में भी आप सामाजिक समूह बना सकते हैं। छठी बात यह है भाई, छठी बात यह है कि व्यापारिक हित के लिए भी एक प्रकार से समूह आप बना सकते हैं। क्षेत्रीय समीपता से भी आप सामाजिक समूह बना सकते हैं। इसके अलावा सातवीं बात यह है कि आर्थिक समानता भी तो आप सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक मूल्यों में या सामाजिक संस्थाओं के प्रति समान लगाव है तो भी आप सामाजिक समूह बना सकते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार सामाजिक समूह के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है भाई, देखेंगे जो है 7वां नंबर प्रश्न है, परिवार एवं नातेदारी की परिभाषा दीजिए। अच्छा, जो है ग्राह समदर ने बाह्य और जो है आंतरिक समूह में बांटा, ये बात ध्यान रखेंगे।
अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्रास समदर ने बांटा है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में चार्ल्स कूले ने बांटा है। ये सब बात ध्यान रखेंगे, समूह को, सामाजिक समूह को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चले भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है परिवार के बारे में। परिवार और नातेदारी की परिभाषा बतानी। परिवार क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। परिवार के बारे में अगर बताऊं आपको तो परिवार को अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। परिवार जो होता है खास करके उसमें आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, जीवन साथी, पुत्र पुत्रियां सब हो सकते हैं, ठीक है। तो परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार जो होता है इसकी परिभाषा को देते हुए समाजशास्त्रीय अगर आधार देखें तो मैकाइवर पेज ने परिभाषा दी परिवार की। कहा कि परिवार उस सामाजिक समूह को, परिवार उस समूह का नाम होता है, या सामाजिक समूह भी बोल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो परिवार यानी मैकाइवर पेज ने कहा कि परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। यानी यौन संबंध का मतलब क्या होता है? सेक्स रिलेशन जो होता है उस पर आधारित होता है, यौन संबंधों पर आधारित होता है, ठीक है। इतना छोटा एवं शक्तिशाली समूह होता है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी एक ऐसा संबंध जो कि यौन संबंधों पर आश्रित हो, एक ऐसा समूह जो कि यौन संबंधों पर आश्रित है, छोटा है, शक्तिशाली भी है और संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था जो परिवार होता है वो करता है। दूसरी परिभाषा दी आगबर्न और निमकाफ ने। आगबर्न और निमकाफ परिवार की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि परिवार बच्चों अथवा बच्चों के बिना, या बच्चों, एक प्रकार से परिवार जो होता है बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले जो पति पत्नी होते हैं अथवा किसी पुरुष और स्त्री में से एक ही के साथ रहने वाले बच्चों की लगभग एक अस्थाई समिति होती है। इनकी एक पुस्तक है आगबर्न और निमकाफ की, द फैमिली। उस पुस्तक में उन्होंने, निमकाफ ने स्वीकार किया कि परिवार के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चों का होना भी जरूरी होता है। ये बात निमकाफ महोदय ने बताई भी है, ठीक है। यानी माता पिता और उनके बच्चे हैं तो वो एक प्रकार से जो है परिवार हो गया। तीसरी परिभाषा परिवार की दी जिसबर्ट महोदय ने। उन्होंने कहा कि परिवार का अर्थ सामान्यतः एक ऐसे स्त्री और पुरुष से होता है जो एक या एक से अधिक बच्चों से अस्थायी रूप से संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो आगबर्न के समान जिसबर्ट ने भी परिवार के लिए सीमित आकार को ही स्पष्ट किया है और उसको आधार बनाया। जिसबर्ट और निमकाफ और आगबर्न की परिभाषा लगभग सेम ही है। बर्गियस और लाक महोदय की परिभाषा है। उन्होंने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के संबंधों के द्वारा संगठित होता है। या तो विवाह के द्वारा परिवार बनता है, या रक्त संबंधों के द्वारा बनता है, या गोद अगर आप किसी को ले लेते हैं तो भी परिवार बन जाता है, ठीक है। एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करता है, जो है प्रकार से ऐसा संगठित समूह, जो समूह होता है वो एक गृहस्थी का निर्माण करता है जिसके सदस्य पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर क्रियाएं करते हैं, एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करके उसकी देख रेख करते हैं। तो एक प्रकार से ये चीजें हैं। तो पार्क और बर्गेस की ये परिभाषा जो है एक प्रकार से चीजों को उन्होंने बताई। लूसी मेयर कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता तथा उनकी संतानें साथ साथ रहती हैं और इनके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान, एक प्रकार से दंपति माने पति पत्नी और उनकी संतान, बस। तो एक प्रकार से ये परिभाषाएं लोगों ने बताई। वैसे परिवार की विशेषताएं मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। पहली विशेषता परिवार की है क्या? परिवार में सार्वभौमिकता पाई जाती है, यूनिवर्सलिटी होती है। दूसरी बात में परिवार हमेशा से रहते हैं। दूसरी बात है कि परिवार सभी समूहों में पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता यह है कि भावात्मक आधार होता है परिवार का, लोग एक दूसरे से भावात्मक तरीके से जुड़े होते हैं परिवार से। तीसरा एक प्रकार से विशेषता यह है कि रचनात्मक प्रभाव होता है परिवार का। चौथी विशेषता परिवार की यह है कि छोटा आकार होता है परिवार का। पांचवी विशेषता परिवार की यह है कि सदस्यों के असीमित दायित्व होते हैं परिवार में। छठी विशेषता परिवार की यह है कि परंपराओं की प्रधानता होती है परिवार में। सातवीं विशेषता परिवार की यह है कि सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति होती है परिवार की। आठवीं विशेषता यह है कि परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति दोनों होती है। परिवार एक समिति भी है और संस्था भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये परिवार की विशेषताएं हो गई। परिवार कई प्रकार के होते हैं। संगठन और आधार के, मतलब संगठन और आकार के हिसाब से देखिए तो परिवार आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, एक होता है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, और एक होता है विस्तृत परिवार यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली। एकाकी परिवार में क्या होता है कि माता पिता और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, 3-4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा विस्तृत परिवार जो होता है उनमें कई परिवार एक प्रकार से मिले जुले रहते हैं, संयुक्त परिवार। मिश्रित परिवार भी इसको आरपी देसाई ने कहा है विस्तृत परिवार को।
दूसरे जो परिवार का जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो हुआ है सत्ता, निवास और वंश नाम के आधार पर। तो उसके हिसाब से परिवार जो होते हैं खास करके उसमें पहला प्रकार है आपका मातृ सत्तात्मक परिवार, जिसमें माता प्रधान रहती है। दूसरे एक प्रकार से पितृ सत्तात्मक परिवार, तो ये दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक प्रकार से वंश सत्ता के हिसाब से। तीसरा जो आधार है परिवार का वो होता है आपका विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार। विवाह के आधार पर परिवार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका एक विवाही परिवार, दूसरा होता है आपका भाई बहुपत्नी विवाही परिवार, और तीसरा होता है आपका बहुपद विवाही परिवार। तो एक प्रकार से ये हो गए आपके विवाह के कुछ प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका परिवार के ही बगल में दिया गया था। क्या भाई? अगला पॉइंट क्या था? नातेदारी। तो परिवार के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब नातेदारी के बारे में भी आप समझ लो। नातेदारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किनशिप बोलते हैं। नातेदारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? किनशिप बोलते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। किनशिप माने क्या होता है? नातेदारी, ठीक है। वैसे नातेदारी की बात की जाए तो जो है लुइस मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी स्ट्रास, हैरी मैन, इरावती कर्बे, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया, इन सभी लोगों ने, सब मानव शास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, इन सभी लोगों ने नातेदारी को परिभाषित करा और इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन किया। और इन विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर अगर हम सरल रूप में अगर आपको परिभाषा बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। सभी लोगों की मिलीजुली परिभाषा, सभी लोगों का मतलब यही उन्होंने कहा कि नातेदारी जो होता है रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और संबोधनों की वह व्यवस्था होती है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का क्या करती है? बोध करवाती है। जैसे कि पितामह, पिता और पुत्र के संबंध रक्त पर आधारित होते हैं, जबकि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो विवाह पर आधारित होते हैं। तो पति पत्नी का एक प्रकार से नातेदारी का संबंध भी एक प्रकार से हो जाता है। और इन दोनों पक्षों से संबंधित जो अनेक पीढ़ियां होती हैं उनके बीच जो होते हैं जैसे भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा, चाचा भतीजा, मामा भांजा, ससुर दामाद, इन सभी के जो संबंध होते हैं ये खास करके आप देखते हैं कि इसी को नातेदारी बोलते हैं, ठीक है। मामा आपके हो गए, आपके बुआ हो गई, फूफा हो गए, सब नातेदार ही आपके। तो यही व्यवस्था होती है नातेदारी की, ठीक है, क्लियर। और खास करके अगर बात की है मानव शास्त्रीय शब्दकोश में डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में परिभाषा दी गई है नातेदारी की। कहा कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हुए सभी संबंध आ जाते हैं जो कि कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, क्लियर। रॉबिन फॉक्स कहते हैं कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से होता है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित समान रक्त वाले हो, कोई भी हो, ठीक है। तो एक प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार होता है। तो कुल मिलाकर के नातेदारी की मुख्य रूप से तीन विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। पहली बात तो ये कि नातेदारी व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह के संबंध होते हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट होती भैया कि रक्त संबंधों का वास्तविक होना जरूरी नहीं होता है कि वास्तविक जरूरी हो रक्त संबंध, ठीक है। परिवार में गोद लिए किसी बच्चे को भी अपने माता पिता का रक्त संबंध ही माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता इसकी ये हो सकती है कि नातेदारी संबंध एक विशेष समूह अथवा समुदाय के सांस्कृतिक नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं और इसके निर्धारण में वंश परंपरा का भी विशेष महत्व होता है। विभिन्न समूहों में आप देखते हैं इन नियमों की प्रकृति भी एक दूसरे से कुछ अलग होने के कारण से विभिन्न समूहों में या जो है समाजों में नातेदारी व्यवस्था की प्रतीकों में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है, लेकिन लगभग नातेदारी वही होती है, क्लियर। नातेदारी एक प्रकार से इसके प्रकार भी कई होते हैं। इससे पहला होता है नातेदारी कौन सा? रक्त संबंधी नातेदारी होते हैं और दूसरे होते हैं विवाह संबंधी नातेदारी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक होते हैं नातेदारों की तीन श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं प्राथमिक नातेदार, एक होते हैं द्वितीयक नातेदार, एक होते हैं तृतीयक नातेदार। जो प्राथमिक नातेदार होते हैं उसमें आपके पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, ठीक है, माता, और इसके अलावा भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब प्राथमिक नातेदार हैं, प्राइमरी जो है किन्स हैं। जबकि द्वितीयक नातेदारों की बात की जाए तो उसमें आपके नातेदार जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि खास करके चाचा ताऊ हो गए, चाचा बुआ, ताऊ नानी, बहनोई, भाई की पत्नी, ये सब एक प्रकार से खास करके संबंध रखते हैं, ठीक है। इस तृतीयक नातेदारों की अगर बात की जाए तो तृतीयक नातेदारों में आपका जैसे कि बुआ, मौसी, ठीक है, ये सब हो गए। अपने पिता और माता की सभी जो बहनें होती हैं, मौसी वगैरह, वो सब आ जाती है तृतीयक में, क्लियर। तो ये हो गया आपका तृतीयक नातेदार, ठीक है। समझ में आ गई बातें, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका किनशिप समझ में आ गया।
यानी आपने जो है नातेदारी के बारे में भी समझ लिया, हर एक चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका विवाह। विवाह क्या होता है इसको जानने का प्रयास करेंगे भाई। यहाँ से बहुत प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विवाह क्या होता है, विवाह के बारे में यहाँ पर रखा गया, यानी इसकी परिभाषा ही पूछी गई। ठीक है, विवाह क्या होता है, विवाह को अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था होती है जो कि एक स्त्री और पुरुष के कुछ विशेष नियमों के द्वारा उसके अंतर्गत यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करती है। परिवार में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का निर्धारण करती है। और लगभग इसी आशय को लेकर के विद्वानों ने कई प्रकार की विद्वानों ने विवाह संस्था को अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। विवाह एक संस्था है। विवाह संस्था जो होती है, इसको परिभाषित करते हुए वेस्टरमार्क कहते हैं कि विवाह को एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध कहकर परिभाषित किया जा सकता है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। मजूमदार कहते हैं कि मजूमदार और मदान दोनों की परिभाषा मिली जुली। इन दोनों ने कहा कि विवाह संस्था का संबंध जो होता है एक विशेष सामाजिक संस्कृति से होता है जो साधारणतः कानूनी स्वीकृति अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौगिक संबंधों को स्थापित करने और उनसे संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों का उन्हें अधिकार देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉवेल महोदय कहते हैं कि विवाह जो होता है सामाजिक आदर्श नियमों की एक समग्रता होती है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और अन्य नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। कुल मिलाकर के विवाह के बारे में ये चीजें हो गई। विवाह की परिभाषा तो समझ में आ गई आपको। विवाह क्या होता है, स्त्री पुरुष को इकट्ठा करने का एक नियमों की व्यवस्था। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, अगर विवाह के द्वारा कोई विवाह नहीं होता है और एक पति पत्नी साथ में रहते तो एक प्रकार से उसको सामाजिक तौर पर वैध नहीं माना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता समझें। विवाह की विशेषता, पहली विशेषता क्या है भाई इसकी, पहली विशेषता कि विवाह जो होती है एक सामाजिक संस्था होती है। दूसरी विशेषता यह है इसकी कि जो यह संस्था है प्रमुख रूप से व्यक्ति को यौन संबंधों का अधिकार देती है, यानी कि आप स्त्री और पुरुष एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं, यह अधिकार आपको विवाह ही देता है। इसके अलावा समाज में आप ऐसे किसी लड़की के साथ या एक लड़का एक लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्यक्ति, इससे क्या होता है, ये यौन संबंधों का अधिकार देती है और व्यक्ति से आशा करती है कि वह कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने अधिकार का उपयोग करे। तीसरा विशेषता यह होती है विवाह की कि विवाह जो होता है मान्य तब ही होता है जबकि दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध का निर्धारण किसी प्रथा या कानून के अनुसार हुआ हो, यानी चाहे कानून के हिसाब से विवाह करें चाहे किसी प्रथा के अनुसार से। ठीक है, तो उसको विवाह का पूर्ण दर्जा माना दिया जाएगा। ठीक है, चौथी बात यह है कि भाई, चौथी विशेषता है विवाह केवल यौन संबंधों पर आधारित नहीं होता है बल्कि इसे एक आर्थिक संस्था भी कह सकते हैं हम, इस दृष्टिकोण से कि विवाह का प्रभाव पति और पत्नी के संपत्ति अधिकारों पर भी पड़ता है। पांचवा विशेषता विवाह की यह है कि विवाह विवाह का कार्य एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का भी निर्धारण करना है। इस कार्य का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में अवैध रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि वैध संतानों को मिल पाता है। ठीक है, अगर कोई विवाह से पहले किसी को बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, तो उसको समाज हे दृष्टि से देखता है, उसको एक प्रकार से उस बच्चे को भी और उस माता को भी। ठीक है, छठी बात यह है विशेषता विवाह की कि विवाह जो होता है समाजों में विवाह पद्धतियां जो होती हैं विभिन्न समाजों में अलग अलग होती हैं और इसका कारण होता है कि तमाम समाजों की जो प्रथाएं हैं, कानून है, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनमें अलगाव है और इसी कारण से क्या होता है तमाम जैसे हिंदुओं में विवाह जो होता है एक संस्कार होता है। ठीक है, जबकि मुस्लिमों में विवाह एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। विवाह जो होते हैं मुख्य रूप से 4 उद्देश्य होते हैं विवाह करने के। कौन कौन से? विवाह के 4 उद्देश्य। पहला उद्देश्य होता है यौन संबंधों की यानी यौन इच्छाओं की नियमबद्ध पूर्ति हो। दूसरी बात परिवार की स्थापना करना। तीसरी बात आर्थिक सहयोग। और चौथी बात बच्चों के पालन पोषण के लिए विभिन्न समाज कि बच्चों के पालन पोषण के लिए एक प्रकार से एक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार से विवाह। विवाह जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। विवाह एक प्रकार से 3 आधारों पर हम बांट सकते हैं। कितने प्रकार के? एक तो भाई जीवन साथी के चुनाव का ढंग कैसा हो उसके आधार पर, पति पत्नी की पत्नियों की संख्या के आधार पर और विवाह से संबंधित नियमों के आधार पर। ठीक है, एक होता है एक विवाह। ठीक है, विभिन्न समाजों में विवाह के प्रकारों को अगर हम बांटे तो एक होता है पहला विवाह कौन सा? तो विवाह के प्रकार एक होता है एक विवाह यानी कि मोनोगेमी। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है आपका जो है बहुपत्नी विवाह यानी पोलोगेमी जिसको आप कहते हैं। क्लियर,
ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है बहुपति विवाह, तीसरा, ठीक है, बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपद विवाह, यानी कि दोनों होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से विवाह के कुछ प्रकार थे, मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो होते हैं, एक अंतर विवाह होता है, एक बहिर्विवाह होता है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें होती, तो एक प्रकार से चीज़ों को समझना भी हम चर्चा करेंगे आने वाले मुद्दों में, लेकिन फिर भी आपको इतना चीज़ें बता दें कि आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। संस्कृति और सभ्यता क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें संस्कृति और सभ्यता के बारे में। संस्कृति और सभ्यता के बीच में आपसे अंतर पूछ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, इसको समझना आपको थोड़ा चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभ्यता की अगर बात की जाए, देखिए सभ्यता जो होती है आपकी, उसको समझेंगे, फिर संस्कृति को भी समझ लेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट हो जो क्लियर हो जाए, आसानी से आप समझ सकें। संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं, फिर जो है सभ्यता को हम बताएंगे आपको, ठीक है। संस्कृति जो होती है, इसको समझे सबसे पहले। संस्कृति जो होती है, संस्कृतियाँ क्या होती हैं भाई, संस्कृति की परिभाषा को देते हुए प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं टायलर महोदय, वो कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता होती है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, ये जो होती इसी प्रकार की सभी ऐसी क्षमताएं और आदतों का समावेश होता है, समिति जो है संस्कृतियां, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, ठीक है। हर्ष कोविट्स कहते हैं, उन्होंने संस्कृति को बताया कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप देखते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें उन सभी विशेषताओं का समावेश होता है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं तथा समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं, ठीक है। ब्रूम और सेजनिक कहते हैं कि संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से होता है। संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती है, हस्तांतरित होती है। नियम, कायदे, कानून जो होते हैं उन्हीं को संस्कृति कहते हैं। एक होती है अभौतिक संस्कृति, एक होती है जो है भौतिक संस्कृति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोगाडर्स कहते हैं कि किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के तरीकों की संपूर्णता का नाम ही क्या होता है, कार्य करने के तरीके होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उन्हीं को संस्कृति कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संस्कृति को विशेषताएं समझेंगे तो और सही तरीके से आप समझ पाएंगे। पहली विशेषता संस्कृति की यह है कि संस्कृति जो होती है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। कल्चर इज मैन मेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आचार, विचार, विश्वास, व्यवहार के तरीके, यही सब संस्कृति होती है, तो मनुष्य ही बनाते हैं। दूसरी विशेषता संस्कृति की यह है कि संस्कृति जो होता है वो सीखा हुआ व्यवहार होता है। कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर, ठीक है, वो याद करने वाला बिहेवियर होता है, क्लियर। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हावेल कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए सभी व्यवहारों की संपूर्णता होती है। तीसरी विशेषता यह होती है कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां क्या होती है, हस्तांतरित होती हैं। चौथी बात यह है कि संस्कृति में सामूहिकता का तत्व पाया जाता है। पांचवी विशेषता यह है संस्कृति की कि संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण भी होता है। छठी विशेषता यह है संस्कृति की कि संस्कृति में अनुकूलन का गुण भी होता है। सातवीं विशेषता यह है संस्कृति की कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। आठवीं विशेषता यह है संस्कृति की कि संस्कृति का भौतिक तथा अभौतिक स्वरूप होता है, ठीक है। नवीं विशेषता यह है संस्कृति की कि संस्कृति का ईडास और इथास दो पक्ष होते हैं, ठीक है। क्रोबर महोदय ने इन दोनों पक्षों के बारे में बताया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो ईडास पक्ष होता है संस्कृति का, एक पक्ष होता है, और दूसरी ओर संस्कृति में कुछ भी ऐसे भी गुण होते हैं जो कि संस्कृति से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियां और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और क्रोबर ने खास करके संस्कृति का इतिहास पक्ष इसी को कहा है, ठीक है। ईडास पक्ष भी होता है संस्कृति की जिन तत्वों से इसके बाहरी स्वरूप का निर्माण होता है उसको ईडास कहते हैं, जिससे आंतरिक चीजें होती, मनोवृत्तियां होती हैं, उसको इथास कहते हैं, क्लियर। इसके अलावा और भी तमाम सारी विशेषताएं हैं संस्कृति की, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक भौतिक होती संस्कृति, यानी कि भौतिक वस्तुएं, यानी कि तमाम प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो भौतिक वस्तुएं होती हैं। और संस्कृतियां जो होती हैं खास करके अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, ये बात भी ध्यान रखें, भौतिक संस्कृतियां अमूर्त नहीं होती, क्लियर। देखिए भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर भी समझ लो। पहला अंतर ये होता है कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है और इसके तत्वों को हम देख सकते हैं। अभौतिक संस्कृति जो होती है वो अमूर्त होती है और इसके तत्वों को कोई स्थूल रूप यानी इसको हम नहीं देख पाते हैं।
जो भौतिक संस्कृति होती है उसमें जिन पदार्थों का समावेश होता है उनकी स्पष्ट छाप मतलब उसकी स्पष्ट माप भी की जा सकती है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो है अमूर्त होती है और इसी कारण से अभौतिक संस्कृति की कोई माप नहीं की जा सकती है। ठीक है, भौतिक संस्कृतियाँ जो होती हैं सरल होती हैं क्योंकि इसकी उपयोगिता को समझा जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति होती जटिल होती हैं क्योंकि किसी भी विश्वास को एक दूसरे से अधिक उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। यानी विश्वास जो होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकते, यानी कि जो विचारधारा, मान्यता, रीति रिवाज जो है, नियम कायदे, ये सब अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। जबकि एक प्रकार से जो जैसे आपकी जो भौतिक संस्कृति है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तमाम प्रकार, जैसे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। भाई रही बात सभ्यता की, ठीक है, सभ्यता क्या होती है इसको समझते हैं। क्लियर, सभ्यता किसे कहते हैं भाई? तो एक प्रकार से हर्स्कोविट्ज़ ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सभ्यता होती है, सभ्यता जो होती है उसको परिभाषित करते हुए जो है मैकाइबर कहते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन की विधि जो विभिन्न दशाएं होती हैं उन दशाओं को नियंत्रित करने के लिए जिन पदार्थों का निर्माण किया है उन्हीं के संगठन अथवा विन्यास को ही हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि सभ्यता जो होती है उसके बारे में फेयरचाइल्ड कहते हैं कि एक उच्च और विकसित संस्कृति को ही व्यापक अर्थों में सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सभ्यता के विशेषताओं को समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहली विशेषता सभ्यता की यह है कि सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष होता है। यानी जो भौतिक संस्कृतियाँ होती हैं, सभ्यता माने क्या होता है? जैसे बोतल रखा है, ये संस्कृति आपकी, ये सभ्यता है। यानी संस्कृति का एक प्रकार, जब संस्कृति के द्वारा ही बोतल का निर्माण हुआ, सारी चीज़ें बनी, तो ये भौतिक संस्कृति हो गई एक प्रकार, जिसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तो संस्कृति मतलब सभ्यता का जो भौतिक संस्कृति होती है वो सभ्यता ही एक प्रकार से होती है। तो सभ्यता का संस्कृति मतलब सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता सभ्यता के विकास की दिशा रेखीय होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता सभ्यता की होती है कि सभ्यता में जो है ग्रहणशीलता भी होती है। चौथी विशेषता ये है कि सभ्यता का प्रसार सरल होता है। पांचवी विशेषता ये होती है सभ्यता की कि सभ्यता वैकल्पिक होती है। ठीक है, यानी कि कई सारे विकल्प होते हैं सभ्यता के। छठवीं विशेषता क्या होती है कि सभ्यता में उपयोगिता का गुण भी होता है। सातवीं विशेषता ये है कि सभ्यता एक साधन है। आठवीं विशेषता ये है भैया कि सभ्यता परिवर्तनशील भी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब सभ्यता और संस्कृति के बीच में चीजें आपकी क्लियर हो गई। अंतर को समझते हैं। पहला अंतर सभ्यता और संस्कृति की क्या है भाई? मैकाइबर महोदय ने संस्कृति और सभ्यता के बीच के अंतर को बताते हुए उन्होंने कई सारे पॉइंट बताए। उसी पॉइंट को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि सभ्यता की माप हो सकती है जबकि संस्कृति की माप नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी अंतर ये होता है कि सभ्यता प्रगति की दिशा में बढ़ती है जबकि संस्कृति नहीं बढ़ती है। तीसरी विशेषता ये होती है, मतलब तीसरा अंतर है संस्कृति और सभ्यता में, जो सभ्यता होती है उसको ग्रहण करना सरल होता है, संस्कृति को ग्रहण करना उतना सरल नहीं होता है। चौथा अंतर ये होता है दोनों में कि सभ्यता साधन होता है जबकि संस्कृति क्या होती है? एक साध्य होती है। यानी संस्कृति के द्वारा ही सभ्यता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, सभ्यता के द्वारा संस्कृति प्राप्त करती है। यानी संस्कृति एक साध्य है, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हमको सभ्यता नामक साधन की आवश्यकता होती है, उपकरण की आवश्यकता होती है। पांचवा अंतर यह है कि सभ्यता का संबंध अनुकरण से है जबकि संस्कृति का संबंध जो होता है चेतना से है। छठा अंतर यह है कि सभ्यता का प्रसार तेजी से होता है लेकिन संस्कृति के प्रसार के लिए निकट संपर्क क्या होता है? आवश्यक होता है। सातवां अंतर यह है कि सभ्यता जो होती है वैकल्पिक होती है, यानी कि इसमें विकल्प होते हैं। ठीक है, सभ्यता में एक चीज अगर है वो खत्म हो गई, दूसरी चीज उसके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं। सभ्यता ये वैकल्पिक होती है जबकि संस्कृति जो होती है संपूर्णता होती है संस्कृति की, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कई सारे अंतर मैंने आपको बता दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गए होंगे संस्कृति सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ते और भी पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इन सभी प्रश्नों के बारे में समझने से पहले आपको मैं तीव्र गति से एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। सभी प्रश्नों को मैं दिखा दूं ताकि आपका कोई मतलब वीडियो बीच में अगर कट जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आपका सामाजिक संरचना के बारे में। अभी सामाजिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, टाइम बचता है तो। ठीक है, और खंडबा से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं खंडबा से। ठीक है, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, बात भी ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे आ चुका है, 8 क्वेश्चन दिए थे जिनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और परिभाषा दीजिए। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपकी सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा और विशेषताओं को बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है आपकी परीक्षा में कि सामाजिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं भी सामाजिक मूल्यों की बताएं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं बताइए किंग्सले डेविस के अनुसार। ये भी आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखेंगे यहाँ पर प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं भूमिका किसे कहते हैं, इसके महत्व को भी बताइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे समाज में प्रतिस्पर्धा क्या क्या महत्व होता है, प्रतिस्पर्धा का क्या क्या महत्व है इसको बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जहां समाज में एक और प्रतिस्पर्धा होती है वहीं पर संघर्ष भी होता है, सहयोग भी होता है। 8वां क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि समाज सातवीकरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए। सातवीकरण टॉपिक पढ़ लीजिएगा। यह सब ऐसे टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आने ही वाले हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा और आपको दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा कर ली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, और बाकी ये कुछ प्रश्न आपके बच रहे हैं जिनके अगर इसी मॉडल पेपर को अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है, बाद में ध्यान से बता रहा हूँ। केवल 2 प्रश्न आपको करने होते, दीर्घ उत्तरीय से खंडसा से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपका समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, विषय क्षेत्र बताइए और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लीजिएगा। परिभाषा मैंने बता दी, विषय क्षेत्र और प्रकृति को आपको पढ़ लेना है। बाकी आप मॉडल पेपर में जब जाएंगे तो चैप्टर वाइज जो वीडियो प्रोवाइड करो इसमें इन सभी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगला प्रश्न आपका है भारत में वैदिक काल से लेकर के 20वीं शताब्दी तक समाजशास्त्रीय चिंतन की मुख्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, कि मानव समाज और पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय में 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, केवल 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं। अगला प्रश्न आपका कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह के महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पत्र मैंने दिखा दिया। बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे प्लेलिस्ट में 2023 की प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें सारे जो वीडियोस पड़े हुए 2022 की मॉडल पेपर को और महासंग्राम वीडियोस को देख लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा कि महासंग्राम वीडियोस को आप देख लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको मिल जाएगा 2022 वाले में। ठीक है, अब एक प्रश्न आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय का बच रहा था। अच्छा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो मैंने उत्तर बताए हैं, ये मैंने अति लघु उत्तरीय को ध्यान में रख करके नहीं बताए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, लगभग 10 टॉपिक मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझा दिया है। सामाजिक संरचना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं इसको जानते हैं भाई। ठीक है, सामाजिक संरचना के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं बताओ भाई, सभी लोग सामाजिक संरचना के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं फटाफट से बताने का प्रयास करें सभी लोग। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आपकी परीक्षा से एक दिन पहले मैंने इतना चर्चा कर दिया, आपके पेपर में आने वाला है ये सारे के सारे प्रश्न, तो एकदम से जो है रट लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। स्पेंसर महोदय की एक पुस्तक है, आपको पता होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें जो है उन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था के बीच में जो है अंतर स्पष्ट करा है, लेकिन वो अंतर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में दुर्खीम आते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, मानहीम आते हैं, नैडल हैं, मर्टन है, पार्सन्स है, डेविस, मैकाइबर, तमाम प्रकार के विद्वानों ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को एक प्रकार से व्यापक तरीके से स्पष्ट किया और एक प्रकार से उन्होंने तमाम प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें, पहली विद्वान है आपके टालकट पार्सन्स। वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान है आपके गिन्सबर्ग। वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, जैसे कि विभिन्न समूह हो गए, ये भी सामाजिक संरचना के स्वरूप हैं। तमाम प्रकार की समितियां, ये भी सामाजिक संरचना का ही स्वरूप हैं। तमाम सारी संस्थाएं हैं, ये भी एक प्रकार से संरचना के ही अंग, सामाजिक संगठन ही है। तो एक प्रकार से इन्हीं के संकुल से होता है, इन्हीं के सहयोग से होता है। क्लियर। कोजर महोदय ने कहा कि सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक संरचना की बातें। सामाजिक संरचना की विशेषताओं को समझेंगे। पहली विशेषता सामाजिक संरचना की है भाई क्या, कि सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता, सामाजिक संरचना जो होती है एक क्रमबद्ध होता है, सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता होती है इसमें। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत क्या होती है, अस्थायी होती है।
तीसरी विशेषता इसकी ये है कि सामाजिक संरचना की अनेक उप संरचनाएं भी होती हैं। उस उप संरचनाएं तमाम सारी होती है सामाजिक संरचना की, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? जैसे कि राज्य सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह एक राजनीतिक संरचना है। अब इनकी उप संरचनाएं भी तमाम सारी, जैसे पंचायत होगा, युवा गृह, नातेदारी व्यवस्था, जनजातीय सामाजिक संरचना, ये सब एक प्रकार से उप संरचनाएं होती। क्लियर? ठीक है। चौथी विशेषता क्या है आपकी सामाजिक संरचना की? सोशल स्ट्रक्चर की सामाजिक संरचना का जो चौथी विशेषता है वो ये है कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चाहे वो शैक्षणिक, आर्थिक या धार्मिक या किसी आधार पर संबंधित हो, लेकिन संबंधित होते हैं। क्लियर? पांचवा विशेषता ये है सामाजिक संरचना की कि सामाजिक संरचना में मूल्यों का समावेश होता है। ठीक, सामाजिक मूल्यों का समावेश सामाजिक संरचना में होता है। छठवीं बात यह है कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सातवीं विशेषता यह है सामाजिक संरचना की कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। ठीक है, मैकाइवर पेज ने ही कहा था कि समाज जब अमूर्त होता है तो सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। क्लियर? आठवीं विशेषता इसकी यह है कि सामाजिक संरचना का आशय सदैव संगठन से नहीं होता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नवीं विशेषता इसकी यह है सामाजिक संरचना की कि सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती रहती है। ठीक है, तो एक प्रकार सामाजिक संरचना के बारे में चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर? समझ में आ गई बातें? सामाजिक संरचना के बहुत सारे तत्व भी हैं, जैसे सामाजिक रचना तंत्र भी एक होता है इसके तत्व। दूसरा तत्व है सामाजिक क्रिया तंत्र। तीसरा होता है सामाजिक अंतर क्रियाएं। चौथा होता है परिस्थिति और भूमिका। पांचवा है सामाजिक मूल्य। छठवां है सामाजिक संस्थाएं। सातवां है सामाजिक प्रक्रियाएं। इन सभी के मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो सामाजिक संरचना आपको समझ में आ गई। ठीक है, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम, और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए। देखते हैं सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं भाई, सभी लोग जानने का प्रयास। सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता, पेट्रिम सोरोकिन ने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक राजनीति एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक समूह, सामाजिक तथ्य या सामाजिक मूल्य का संक्रमण होता है। यानी कि जब आप कोई एक व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति के सामाजिक तथ्य जो होते हैं या सामाजिक मूल्य जो होते हैं, जब एक प्रकार से एक दूसरे मूल्य आते हैं, दूसरे से जुड़ता है, तो सामाजिक गतिशीलता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सामाजिक गतिशीलता की तुलना में सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक होता है, यह बात भी आप ध्यान रखें। क्लियर? सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की जाए तो आप देखते हैं कि इसमें इसकी परिभाषा को देते हुए हार्टन और हंट कहते हैं कि उन्होंने कहा, पेट्रिम सोरोकिन की जो विचारधारा है उसका समर्थन भी किया है हार्टन और हंट महोदय ने। और इन दोनों ने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्तियों का पहले की तुलना में उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में संचारित या स्थानांतरित का होना होता है। यानी कि एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर आप किसी एक संस्था एक जो है समाज में है और उसके या नियम को जानते हैं, फिर दूसरा कोई सामाजिक नियम आता है, फिर दूसरे नियम से आप जुड़ते हैं, तो वो होता है। फिशर कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी श्रेणी यानी कैटेगरी के द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह यानी कि जिसको आप स्ट्रेटम कहते हैं, उससे दूसरे समूह में या उसमें प्रवेश करना होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी सामाजिक गतिशीलता। ओके, क्लियर हो गई? इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कई सारी विशेषताएं हैं, ये सामाजिक आपकी गतिशीलता होती है। क्लियर? सामाजिक गतिशीलता जो होती है ये एक प्रकार से भूभागीय गतिशीलता भी होती है। व्यावसायिक गतिशीलता, व्यवसाय में परिवर्तन हुआ। पारिवारिक गतिशीलता यानी परिवार के नियमों में परिवर्तन हुआ। नागरिकता में उत्पन्न जो गतिशीलता है वो भी। धार्मिक गतिशीलता, ठीक है। सामाजिक मूल्यों और सेवाओं में परिवर्तन हुआ। सामाजिक दलों की गतिशीलता, तमाम प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन जो होता है उसी को गतिशीलता कहते हैं। एक समूह में आप रह रहे हैं, एक नियम कायदे को फॉलो कर रहे हैं, जब आप किसी दूसरे नियम कायदे को फॉलो करते हैं तो गतिशीलता वही हो जाती है, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये हो गई आपकी सामाजिक गतिशीलता। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चूंकि समय अधिक हो गया, थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करें। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसको समझेंगे भाई। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की जाए तो स्तरीकरण का मतलब एक स्तर, ठीक है, फिक्स कर देना। रेमंड मूरे कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण या स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन होता है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च और कुछ निम्न सामाजिक इकाइयों के द्वारा या उनमें विभाजित किया जाता है।
तो एक प्रकार से कोई व्यक्ति उच्च स्थान, किसी का पद है समाज में, किसी का उससे नीचा है, किसी का फिर उससे नीचा है, तो एक प्रकार से एक पद की व्यवस्था, एक क्रमबद्धता, उसी को स्तरीकरण कहते हैं और समाज के नियमों के कायदे के हिसाब से उसको फिक्स होता है। जिस वर्ट कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों या श्रेणियों में बांटना होता है, या जो विभाजित करने वाली संस्था या व्यवस्था को कहते हैं, जिसके अंतर्गत सभी समूह और श्रेणियां जो होती है श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में क्या होती हैं, बटी हुई होती हैं। ठीक है, स्तर फिक्स होता है, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई बॉस है तो भाई वो क्या करेगा, वो श्रेष्ठ है। कोई अधीनता यानी कि कोई नौकर है तो एक प्रकार से वो उसको मानेगा। कोई दरबान है, कोई टीटी है, मतलब आप देखते हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई स्कूल है तो स्कूल में स्तरीकरण समझो, मान लेते हैं स्कूल एक समाज है तो उस समाज में क्या है, प्रिंसिपल जो है बड़े पद पर है, ठीक है, प्रबंधक उससे ऊंचे है, उससे फिर प्रिंसिपल से नीचे कौन है, तो उसका एक प्रकार से जो उप प्रधानाचार्य उप प्रिंसिपल है वो है, उससे नीचे एक प्रकार से हेड मास्टर हो गए, उससे नीचे आपके मास्टर हो गए। तो एक प्रकार से एक सबका फिक्स है, एक चपरासी भी होता है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई, तो ये आपका होता है एक प्रकार से क्रम बटना, तो उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आगमन और निमकाप कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के को लगभग अस्थायी परिस्थितियों के संस्करण में विभाजित कर दिया जाता है, उसी को हम स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न रूप में श्रेणीबद्ध करना ही सामाजिक स्तरीकरण होता है, यानी कि उच्चता और निम्नता के हिसाब से एक प्रकार से स्तर फिक्स कर देना, समाज में एक पद फिक्स कर देना, वो होता है आपका सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं समझेंगे। सामाजिक स्तरीकरण की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता है जो है देखें, डेविस, ट्यूमिन और मूरे, इन लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट किया और उन लोगों की विचारधाराओं से ही परिभाषाएं हमारे समक्ष आती हैं, मतलब विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहली विशेषता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती, सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता समाज का उदग्र विभाजन होता है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, उदग्र विभाजन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक प्रकार से उसकी स्थिति के हिसाब से उसको उच्च और निम्न स्थिति प्रदान की जाएगी। चौथी विशेषता यह होती है सामाजिक स्तरीकरण की कि मानवीय प्रयत्नों का परिणाम होता है सामाजिक स्तरीकरण। पांचवी विशेषता यह होती है कि बंद और खुला सामाजिक स्तरीकरण भी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। परंपरागत समाजों में स्तरीकरण की बंद व्यवस्था होती है, जबकि आप देखते हैं जैसे कि एक बार जो स्तर मिल गया वो स्तर उसी को मिलेगा। ठीक है, एक प्रकार से वो उस पर बना रहेगा, तो एक प्रकार से वो बंद स्तरीकरण है, क्लोज्ड स्तरीकरण। लेकिन एक होता है आपका खुला स्तरीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के अनुसार जो एक प्रकार से उसकी एक प्रकार से स्थिति होती है, सामाजिक परिस्थिति, उसके हिसाब से परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, छठी विशेषता क्या होती है सामाजिक स्तरीकरण की, एक व्यक्तिक प्रक्रिया होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण के कई सारे आधार भी हैं, जैसे कि जैविकीय आधार में सामाजिक स्तर आपका कैसा फिक्स होगा, यानी कि आपकी आयु के हिसाब से, ठीक है, आपके लिंग के हिसाब से, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, आपकी प्रजाति क्या है, आपका जन्म क्या है, ये सब जैविकीय आधार होते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार में। एक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार में जैसे आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, आपका धार्मिक ज्ञान क्या है, आपके पास कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, उसके हिसाब से आपका समाज में स्तर फिक्स होता है। ठीक है, ये होगा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बातें कुछ। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए। सामाजिक मूल्यों से आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक मूल्य क्या होता है भाई, राधा कमल मुखर्जी कहते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में कि मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य होती हैं जिनका सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा जीवन के या व्यक्ति के जीवन के आंतरिकरण का एक प्रकार से हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के आप समझेंगे एक प्रकार से जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो खास करके क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य जो होते हैं, इसकी परिभाषा जॉनसन की परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति को समझने के लिए उसके सामाजिक मूल्यों की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। और मूल्य जो होते हैं एक तरह के सामाजिक प्राथमिकताएं होती हैं, सोशल एक प्रकार से प्रियोरिटीज होती हैं वो। ठीक है, समाज के जो मूल्य होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सामाजिक मापदंड, सामाजिक नियम, सामाजिक रीतियां, ये तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। सामाजिक मूल्यों को आपको मानना पड़ता है। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक मापदंड होता है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं के बीच तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है, अथवा एक दूसरे की तुलना में उन्हें कम अथवा अधिक उपयोगी माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मूल्य हमारे व्यवहार की कसौटी है। मूल्य ही तय करते हैं कि जीवन में कौन से लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है
और इन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से व्यवहार उचित हैं, कौन से व्यवहार अनुचित है, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, ये मूल्य ही हमको बताते हैं। फेयर चाइल्ड कहते हैं कि मूल्य वे विश्वास होते हैं या एक प्रकार से एक ऐसा विश्वास मूल्य होता है जिसके आधार पर मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि होती है। ठीक है, ये हो गया आपका मूल्य। मूल्य की प्रकृति को अत्यधिक रूप से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना परम आवश्यक है। विशेषताएं समझने का प्रयास। पहली विशेषता ये है, राधा कमल मुखर्जी और दूसरे समाजशास्त्रियों ने इसकी विशेषताओं को बताया उसी के अकॉर्डिंग। पहली विशेषता की सामाजिक मूल्य वे तथ्य हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य और इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं ये मूल्यों को व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि मूल्यों की प्रकृति विशिष्ट तथा सार्वभौमिक दोनों तरीके से होती है। चौथी विशेषता सामाजिक मूल्यों की यह होती है कि मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक ढंग से होती है। ठीक है। पांचवी विशेषता इसकी यह है, जो है मूल्य जो होते हैं गतिशीलता मूल्यों में और परिवर्तनशीलता दोनों का गुण मूल्यों में पाया जाता है। ठीक है। छठी विशेषता यह है कि मूल्यों की विविधताकारी प्रकृति भी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी मूल्य जो होते हैं विविध होते हैं, कई प्रकार के मूल्य होते हैं। सातवीं विशेषता यह होती है कि कुछ विशेष दशाओं में सामाजिक मूल्यों में प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। आठवीं विशेषता डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य समान नहीं होते हैं बल्कि उनके बीच एक संस्करण यानी कि एक प्रकार से एक स्तर फिक्स होता है, एक स्तर पाया जाता है और इसी स्तर में